नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल गवर्नेंस ये सिविल सर्विसेज एग्जाम के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक हैं। इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को समझना सिर्फ प्रीलिम्स के फैक्ट्स याद करने के लिए ही नहीं, बल्कि मेंस में एक सॉलिड आंसर लिखने और ऑफ कोर्स इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज इस एक्सप्लेनर में इन कॉम्प्लेक्स संस्थाओं को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। सबसे पहले इस सवाल पर जरा सोचिए, आखिर ये जो इंटरनेशनल व्यापार है, युद्ध और शांति के फैसले हैं और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है, इसके नियम लिखता कौन है? हु राइट्स दीज रूल्स? यही वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बनाए हुए नियम पूरी दुनिया पर असर डालते हैं और आज हम इन्हें सीधे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल ट्रेड गवर्नेंस से। हमारा पहला फोकस होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पर, यानी WTO, जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा रूल मेकर माना जाता है। अच्छा, तो WTO अभी खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक पेपर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर WTO के तहत आने वाले एक टूल सेफगार्ड मेजर्स के लिए जांच शुरू की है। ये करंट अफेयर्स का एक ऐसा पॉइंट है जो सीधा आपसे एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो ये सेफगार्ड मेजर्स आखिर हैं क्या? देखिए, एग्जाम के लिए ये कीवर्ड याद रखिए, ये एक इमरजेंसी एक्शन है। इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी देश में अचानक से इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसकी वजह से वहाँ की घरेलू इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी यानी गंभीर नुकसान होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। अब जरा WTO की हिस्ट्री देखते हैं। इसकी नींव 1948 में जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड यानी गैट से रखी गई थी, लेकिन जो आज का WTO है उसका जन्म हुआ 1995 में माराकेश अग्रीमेंट के बाद, और 2025 में इसके 30 साल पूरे होने पर 30 for 30 इनिशिएटिव प्रपोज किया गया है। प्रीलिम्स के लिए 1995 और माराकेश अग्रीमेंट, ये दोनों नाम और साल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। तो WTO काम क्या करता है? ये सिर्फ ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बल्कि इसका सबसे ज़रूरी काम है देशों के बीच होने वाले ट्रेड डिस्प्यूट्स यानी व्यापारिक विवादों को सुलझाना। इसके अलावा ये हर देश की ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज की ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और हाँ, इसकी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पर भी जरूर नजर रखें, मेंस में डेटा कोड करने के काम आती है। अब आते हैं SCM अग्रीमेंट पर, जो सब्सिडीज से डील करता है। प्रीलिम्स के लिए ये एक हॉट टॉपिक है। इसमें सब्सिडीज को ट्रैफिक लाइट की तरह समझिए। पहली है प्रोहिबिटेड या रेड लिस्ट। रेड लाइट मतलब स्टॉप। ये वो सब्सिडीज हैं जिन्हें आप दे ही नहीं सकते, जैसे ऐसी सब्सिडी जो सिर्फ एक्सपोर्ट करने पर मिले। दूसरी है एक्शनेबल या एम्बर लिस्ट। एम्बर लाइट मतलब कॉशन। ये सब्सिडीज दी जा सकती हैं, लेकिन अगर इससे किसी दूसरे मेंबर देश को नुकसान हो तो वो देश इसे WTO में चैलेंज कर सकता है। WTO के बाद अब हम आते हैं ग्लोबल गवर्नेंस के सबसे बड़े स्तंभ पर, द वन एंड ओनली, द यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र। तो यूनाइटेड नेशंस न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि मार्च 2026 में UN की 80th एनिवर्सरी पर UN80 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसका मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं है, बल्कि आज के इस बदलते हुए दौर में UN की रेलेवेंस को, उसकी उपयोगिता को फिर से स्थापित करना है। UN के 6 मुख्य अंग यानी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होने चाहिए। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सेक्रेटेरिएट और छठा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि 1994 से इनएक्टिव है, यानी अब काम नहीं करता। UN के वैसे तो कई काम हैं, लेकिन इन सब में से जो सबसे जरूरी मिशन है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और ये जिम्मेदारी इसके एक बहुत ही खास ऑर्गन के कंधों पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, जो हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि 2025-26 के टर्म के लिए नए नॉन परमानेंट मेंबर्स चुने गए हैं। इन देशों में पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस शामिल हैं। आइए अब UNSC के कॉम्पोजिशन को समझते हैं। इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिन्हें हम P5 कहते हैं, और इन्हीं के पास है वीटो पावर। ये देश हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और US। इनके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो हर 2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं। ये वीटो पावर का कॉन्सेप्ट मेंस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही एक शक्ति ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी दिशा तय करती है। अब देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा प्रीलिम्स बूस्टर। पॉइंट नंबर 1, UNSC का मुख्य उद्देश्य है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी।
पॉइंट 2, वीटो पावर सिर्फ P5 के पास है। पॉइंट 3, G4 नेशंस जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, यूएनएससी के एक्सपेंशन की मांग कर रहे हैं। और पॉइंट 4, अफ्रीका का कॉमन पोजीशन है कि उन्हें वीटो पावर के साथ 2 परमानेंट सीट्स मिलनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस के आंसर को एक सॉलिड स्ट्रक्चर देंगे। लेकिन यूएन सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल तक ही सीमित नहीं है। इसकी कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो अलग-अलग मिशंस पर दुनिया भर में काम करती हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। पहला, इकोसॉक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करता है। उसके लिए इंडिया का 2026-28 टर्म के लिए चुना जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, यूएनएचसीआर जो रेफ्यूजीज के लिए काम करता है। इसकी ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट हमेशा चर्चा में रहती है। फिर है यूनेस्को जो एजुकेशन और कल्चर के जरिए शांति स्थापित करता है। और आखिर में यूएन पीस कीपिंग जिसका 2025 मिनिस्ट्रियल बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और एक याद रखने वाला फैक्ट, एक प्रीलिम्स फैक्ट अलर्ट। साल 1988 में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को उनके काम के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं यूएन की, उन संस्थाओं की जिनका फोकस शांति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों पर रहता है। इस स्लाइड पर 3 मुख्य बॉडीज हैं। पहला, यूएनएचआरसी जिसमें इंडिया 7th टर्म के लिए चुना गया है, जो कि एक बड़ी बात है। दूसरा, यूएनटीओसी और यूएनसीएसी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और करप्शन से लड़ने के लिए कन्वेंशंस हैं। और तीसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या आईसीजे, इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। ये द हेग में स्थित है और इसका काम देशों के बीच विवादों का कानूनी समाधान करना है। गवर्नेंस और लॉ के बाद अब ग्लोबल इकोनॉमी को रेगुलेट करने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर आते हैं, और इसमें सबसे प्रमुख नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ। ये चार्ट आईएमएफ के अंदर का पावर स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ दिखाता है। यहाँ सिंपल सा नियम है, जिसका जितना ज्यादा कोटा उसकी उतनी ज्यादा वोटिंग पावर। आप देख सकते हैं कि यूएस का कोटा 17.43% है, जबकि इंडिया का कोटा सिर्फ 2.75% है। इसका सीधा मतलब है कि आईएमएफ के बड़े फैसलों पर यूएस का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है, और यही कोटा सिस्टम आईएमएफ रिफॉर्म्स का एक सेंट्रल मुद्दा बना हुआ है। अच्छा, अब ये एसडीआर क्या है? ये आईएमएफ द्वारा 1969 में बनाया गया एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। यहाँ एक बात पे ध्यान रखिए, ये कोई करेंसी नहीं है, बल्कि इसकी वैल्यू 5 करेंसीज के एक बास्केट पर डिपेंड करती है। और वो 5 करेंसीज हैं यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज युआन, जापानीज येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। प्रीलिम्स के लिए ये 5 नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के बाद आइए अब एक जरूरी रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन पर नजर डालें, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ। ये यूरेशिया में एक पावरफुल ब्लॉक के रूप में उभर रहा है और अक्सर इसे पश्चिमी गठबंधनों जैसे नेटो के एक काउंटरवेट के रूप में भी देखा जाता है। और अंत में आप सबके लिए एक मेम्स लेवल का सवाल। जैसे जैसे ग्लोबल पावर का सेंटर शिफ्ट हो रहा है, आपके हिसाब से इनमें से कौन सी संस्थाएं 21st सेंचुरी को डिफाइन करेंगी? क्या वो WTO, यूएन और आईएमएफ जैसी पुरानी एस्टैब्लिश संस्थाएं होंगी, या फिर एससीओ जैसी नई रीजनल बॉडीज ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, या आपके एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करेगा। थैंक यू। नमस्कार एस्पिरेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रीलिम्स हो या मेंस, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से मार्क्स आना तय है, और उन्हीं में से एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक ऐसा हाई यील्ड टॉपिक है जहां से यूपीएससी हर साल सीधे सवाल पूछता है। तो अगर आप इन गारंटीड मार्क्स को पक्का करना चाहते हैं, तो चलिए इस स्ट्रेटेजिक कंपेंडियम की गहराइयों में उतरते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हम इस पूरे टॉपिक को कैसे कवर करेंगे। हमारी जर्नी इन 6 हिस्सों में बटी होगी। हम शुरू करेंगे मेजर ग्लोबल पावर ब्लॉक से, फिर इंडिया की रीजनल एंगेजमेंट्स पर आएंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस को देखेंगे, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और रीजनल ब्लॉक्स को समझेंगे, कुछ बहुत ही ज़रूरी की इनिशिएटिव्स और रिपोर्ट्स पर बात करेंगे, और आखिर में देखेंगे कि यूपीएससी आपसे कैसे सवाल पूछ सकता है। ये स्ट्रक्चर आपकी रिवीजन के लिए एक परफेक्ट रोड मैप बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मेजर ग्लोबल पावर ब्लॉक्स। यहाँ हम उन संगठनों को समझेंगे जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी की दिशा तय करते हैं। हमारा फोकस रहेगा G7, ब्रिक्स और उनसे जुड़ी फाइनेंशियल बॉडीज जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक पर। सबसे पहले G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। इसकी कहानी शुरू होती है 1975 में, उस वक्त के एनर्जी क्राइसिस के जवाब में। अब यहाँ एक शब्द पर खास ध्यान दीजिए, इनफॉर्मल ब्लॉक। ये प्रीलिम्स के लिए की पॉइंट है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फॉर्मल चार्टर नहीं है, जिससे ये काफी फ्लेक्सिबल तरीके से काम कर सकता है। इसके मेंबर्स कौन हैं? दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
यूके, यूएसए और कनाडा। और हाँ, यूरोपियन यूनियन भी इसका एक नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है। इसका कामकाज भी इसके नेचर की तरह ही है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सिस्टम पर चलता है। अब देखते हैं कि G7 हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों रहा। देखिए, इंडिया ने 51st G7 समिट में एक आउटरीच कंट्री के तौर पर हिस्सा लिया। ये भारत के बढ़ते ग्लोबल स्टैचर का सबूत है। तो इस समिट से निकला क्या? चलिए की आउटकम्स पर एक नजर डालते हैं। एक तो है कनान्स्कीज वाइल्डरनेस चार्टर, जो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच पर जोर देता है। फिर G7 क्रिटिकल मिनरल्स एक्शन प्लान। आज के टेक्नोलॉजी के युग में ये बहुत जरूरी है ताकि इन मिनरल्स की सप्लाई चेन सुरक्षित रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बड़ा फोकस रहा, जिसमें G7 गवाए ग्रैंड चैलेंज और GAIN नेटवर्क जैसे इनिशिएटिव शामिल हैं। इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ाने के लिए PGII और RSIE जैसी पहल की गई, और एनर्जी फॉर ग्रोथ इन अफ्रीका और अपोलिया फूड सिस्टम्स जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पर भी काम किया गया। ओके, अब थोड़ा रुककर इन प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स को आराम से समझिए। ये फैक्ट सीधे सीधे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, G7 हमेशा से G7 नहीं था, ये G8 हुआ करता था। तो G8 से G7 कैसे बना? 2014 में क्राइमिया एनेक्सेशन के बाद रशिया को इस ग्रुप से सस्पेंड कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया एक की आउटरीच कंट्री है। और पॉइंट नंबर 3, इसका कोर फोकस क्या है? 3 चीजें याद रखिए: ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी। इन 3 पिलर्स को भूलिएगा मत। तो G7 जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है, उसके बाद अब हम आते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, ब्रिक्स। इसकी शुरुआत ब्रिक टर्म से हुई थी, जो 2001 में कॉइन किया गया था, लेकिन इसकी पहली ऑफिशियल समिट 2009 में रशिया में हुई। इसके ओरिजिनल मेंबर्स थे ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2010 में एस यानी साउथ अफ्रीका जुड़ा और ये बन गया ब्रिक्स। और अभी हाल ही में 2024 में इसका एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE जैसे नए देश शामिल हुए हैं। एक बात जो G7 और ब्रिक्स में कॉमन है, वो ये है कि G7 की ही तरह ब्रिक्स का भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस नहीं है। अब रीसेंट ब्रिक्स समिट की बात करते हैं। रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन में क्या क्या खास हुआ? सबसे पहली बात, इसका एक्सपेंशन। ग्रुप में अब 11 फुल मेंबर्स हैं। हालांकि अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था, लेकिन उसने विड्रॉ कर लिया। इसके अलावा वियतनाम को एक नया पार्टनर कंट्री बनाया गया। ध्यान दीजिए, पार्टनर कंट्री फुल मेंबर से अलग होता है। कजान समिट में बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान जैसे और भी पार्टनर कंट्रीज जोड़े गए। इनिशिएटिव्स की बात करें तो ब्रिक्स का एजेंडा अब काफ़ी डाइवर्सिफाई हो चुका है। हेल्थ सेक्टर में सोशली डिटर्मिन्ड डिजीजेस को ख़त्म करने पर फोकस है। टेक्नोलॉजी में AI के ग्लोबल गवर्नेंस पर डिक्लेरेशन है, और एनवायरनमेंट के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड जैसी पहल की गई है। यही नहीं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स ने भी AI और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। हर बड़े ग्रुप को एक फाइनेंशियल आर्म की जरूरत होती है, और ब्रिक्स के लिए वो काम करता है न्यू डेवलपमेंट बैंक या NDB। इसका हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, शंघाई, चाइना में है। इसे 2014 में ब्राजील के फोर्टलेजा में हुई 6th ब्रिक्स समिट में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका मकसद क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना। कई लोग इसे वर्ल्ड बैंक और IMF के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में भी देखते हैं। इसके मेंबर्स में सिर्फ ब्रिक्स देश ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश, UAE, इजिप्ट और अल्जीरिया जैसे देश भी शामिल हो चुके हैं। अब आते हैं इसके सबसे क्रूशल फीचर पर, जो है इसका वोटिंग पावर स्ट्रक्चर। ये रूल है कि फाउंडिंग मेंबर्स की कंबाइंड वोटिंग पावर हमेशा 55% से कम नहीं होगी। चलिए, आप ब्रिक्स और NDB से जुड़े कुछ क्विक प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। पहला, ब्रिक्स पे। ये क्या है? ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सर्विस है, जिसका अहम मकसद इंटरनेशनल ट्रेड में US डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करना है। दूसरा, NDB का इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल, फिगर याद रखिए, $100 बिलियन। तीसरा, ये है एक क्लासिक MCQ ट्रैप। सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया गया था, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। और चौथा, NDB की मेंबरशिप सिर्फ ब्रिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस के किसी भी मेंबर के लिए ओपन है। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल ब्लॉक्स को समझने के बाद अब आइए फोकस करते हैं इंडिया के अपने रीजन पर। हमारा अगला सेक्शन है इंडियाज रीजनल एंगेजमेंट्स। यहाँ हम उन संगठनों की बात करेंगे जो इंडिया की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव हैं, खासतौर पर बिम्स्टेक और आसियान। आप इस मैप को देखिए। बिम्स्टेक की पूरी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसकी ज्योग्राफी में छिपी है। इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
ये साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने वाला एक परफेक्ट ब्रिज है। ये बे ऑफ बंगाल के लिटोरल्स यानी तटीय देशों को एक साथ लाता है। कई एक्सपर्ट्स इसे सार्क के एक वायबल ऑल्टरनेटिव के रूप में भी देखते हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है। बेम्स्टेक का वर्किंग मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका काम 7 मुख्य सेक्टर्स में बटा हुआ है और इसकी खासियत यह है कि हर सेक्टर की जिम्मेवारी एक लीड कंट्री को दी गई है, जिससे काम में अकाउंटेबिलिटी आती है। जैसे आप देखें, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश लीड करता है, एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी भूटान के पास है, इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड एनर्जी, इसको इंडिया लीड करता है, एग्रीकल्चर म्यांमार के पास है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट नेपाल, साइंस एंड टेक श्रीलंका और कनेक्टिविटी की लीडरशिप थाईलैंड के पास है। ये हु लीड्स व्हाट मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है। अब आते हैं इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के कॉर्नरस्टोन पर, आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी नींव 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ रखी गई थी। इसका सेक्रेटेरिएट जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अब इंडिया आसियान रिलेशंस की जर्नी देखिए। इंडिया 1996 में एक डायलॉग पार्टनर बना था और 2022 में इन रिश्तों को एक नया मुकाम मिला जब इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या CSP में अपग्रेड कर दिया गया। ये शब्द कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ बहुत मायने रखता है। इसका मतलब है कि अब हमारा सहयोग सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं, बल्कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर भी है। तो रीसेंट 47th आसियान समिट में क्या हुआ? ये कुआलालंपुर, मलेशिया में हुई और इसका थीम था कम्युनिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ हमारी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ज़मीन पर उतारने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन को सपोर्ट किया गया, जो 2026 से 2030 तक चलेगा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, इस साल को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरिटाइम कॉपरेशन घोषित किया गया है। मैरिटाइम यानी समुद्र। इंडो पैसिफिक के इस दौर में ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सिग्नल है और इसको सपोर्ट करने के लिए हमने आसियान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज MAE की और आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट AITGA पर भी काम जारी है। चलिए अब हम अपने डिस्कशन का गियर शिफ्ट करते हैं। अब तक हमने इकोनॉमिक और रीजनल कोऑपरेशन की बात की। अब हम फोकस करेंगे उन अलायंसेस पर जिनका मूल काम स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी है, खास तौर पर क्वाड और नेटो। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA। इसकी एवोल्यूशन की स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। इसके बीज 2004 की सुनामी के बाद रिलीफ वर्क में बोए गए थे। फिर 2007 में जापान ने इसे फॉर्मलाइज करने की कोशिश की, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाया। आखिरकार 2017 में इसे दोबारा रिवाइव किया गया। इसका डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है एक ओपन, फ्री और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, ये नेटो जैसा कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है। इसे एशियन नेटो कहना गलत होगा। ये 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स के थ्रू काम करता है। तो हाल ही में हुई 2024 की क्वाड लीडर्स समिट, जो विल्मिंगटन USA में हुई, उससे विल्मिंगटन डिक्लेरेशन निकला। इसमें क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए? देखिए, समुद्रों में सेफ्टी बढ़ाने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, हेल्थ के एरिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके कैंसर केयर में सपोर्ट देना, और सबसे अहम, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस। आसान शब्दों में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे समुद्री क्षेत्र पर नजर रखना। इसके अलावा क्वाड पार्टनर्स एक बेहतर इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाने पर भी काम कर रहे हैं। अब आते हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे मजबूत मिलिट्री अलायंस पर, नेटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में वॉशिंगटन ट्रीटी के थ्रू हुई। इसका कॉन्टेक्स्ट था कोल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर II के बाद यूरोप में सोवियत यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोकना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों तरह का अलायंस है और इसकी जान है इसका आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है, एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल, यानी किसी एक मेंबर देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। यही इसकी कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी है। करंट अफेयर्स के लिहाज से 1995 की डेटन पीस एग्रीमेंट, जिसने बॉस्नियन वॉर को खत्म किया था, उसकी 30th एनिवर्सरी को अभी रिव्यू किया गया, जो दिखाता है कि नेटो आज भी यूरोपियन सिक्योरिटी में कितना एक्टिव है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर। इस सेक्शन में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और रीजनल ब्लॉक्स पर एक क्विक नज़र डालेंगे। इससे आप एक रैपिड फायर राउंड की तरह समझिए, जहां हम की फैक्ट्स को जल्दी से कवर करेंगे। इस टेबल को ध्यान से देखिए। हम हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला, IAEA। इसका HQ वियना में है और इसका मोटो है एटम्स फॉर पीस। ये UN का न्यूक्लियर वॉचडॉग है। दूसरा, ICC। ये रोम स्टैट्यूट से बनी है और जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स जैसे गंभीर अपराधों को देखती है। तीसरा, ILO,
1919 में बनी ये यूएन की एकमात्र ट्राइपार्टाइट एजेंसी है। ट्राइपार्टाइट मतलब इसमें गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तीनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। चौथा, इकोवर्स, ये वेस्ट अफ्रीकन देशों का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ग्रुप है। और पांचवा, EAU, ये यूरेशियन रीजन का एक इकोनॉमिक यूनियन है जिसका मकसद फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर है। अब हम आ गए हैं अपने फाइनल कंटेंट सेक्शन पर, जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये है की इनिशिएटिव्स एंड रिपोर्ट्स। यहाँ से मैच द फॉलोइंग टाइप के सवाल आने का चांस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये लिस्ट आपको बाय हार्ट याद करनी है। चलिए इसको एसोसिएट करके याद करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2 बड़ी रिपोर्ट्स निकालता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और ग्लोबल जेंडर गैप। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिपोर्ट दे रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या WIPO जाहिर है इनोवेशन इंडेक्स देगा। UNCTD वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट देता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF का काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखना, तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। वर्ल्ड बैंक देता है ग्लोबल फिंडेक्स सपोर्ट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO निकालता है वर्ल्ड वेज रिपोर्ट। इस टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब देखते हैं कि UPSC आपसे इस पर सवाल कैसे बनाएगा। देखिए एक सैम्पल प्रीलिम्स क्वेश्चन NDB पर। स्टेटमेंट 1, HQ इन बर्जिंग, गलत, हमने पढ़ा शंघाई में है। स्टेटमेंट 2, वोटिंग पावर 75%, गलत, हमने पढ़ा 55% है। स्टेटमेंट 3, मेंबरशिप रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिक्स, ये भी गलत, ये UN मेंबर्स के लिए ओपन है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। अब एक मेंस क्वेश्चन देखिए, G7 जो कि ओल्ड गार्ड है और ब्रिक्स जो उसे चैलेंज कर रहा है, इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। ये आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करेगा। और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ, क्या ब्रिक्स का रीसेंट एक्सपेंशन G7 की ग्लोबल हेजमनी के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा? इस पर जरूर सोचिए। नमस्ते UPSC एस्पिरेंट्स, आप सब जानते हैं कि UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैप बेस्ड क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस हर साल बढ़ता ही जा रहा है। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, अगर मैप्स पर आपकी कमांड स्ट्रांग नहीं है तो आप बहुत से क्रूशियल मार्क्स मिस कर सकते हैं। तो इस चैलेंज को टैकल करने के लिए इस सेशन में हम पिछले 1 साल में न्यूज़ में रहे हर इंपॉर्टेंट लोकेशन को कवर करेंगे। जी हाँ, हम 30 से भी ज़्यादा ग्लोबल हॉटस्पॉट्स को एक-एक करके डिटेल में एनालाइज करेंगे। यह एनालिसिस आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आर यू रेडी? चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, मेजर कॉन्फ्लिक्ट अफ्लिक्टेड एरियाज। देखिए, ये वो रीजन्स हैं जहां इस वक्त एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और इसीलिए ये UPSC के लिए एक हाई प्रायोरिटी टॉपिक बन जाते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं म्यांमार पर। आपने रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में सुना होगा। वो म्यांमार के रखीम स्टेट से हैं और इस वक्त बांग्लादेश में एज रिफ्यूजीज रह रहे हैं, जहां उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी खतरे में हैं। अब न्यूज़ में एक और रीजन था, सगाइंग रीजन। ये म्यांमार का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को समझिए। इसकी बॉर्डर्स इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और थाईलैंड से लगते हैं, जो इसे जियोपॉलिटिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट बना देता है। और जियोग्राफिकली ये अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल के काफ़ी पास है। ओके, अब चलते हैं मैडागास्कर। हाल ही में यहाँ एंटी गवर्नमेंट जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स की वजह से ये न्यूज़ में था, लेकिन एग्जाम के लिए इसकी ज्योग्राफी पर फोकस करना है। ये अफ्रीका के साउथ ईस्ट कोस्ट से थोड़ा दूर इंडियन ओशन में लोकेटेड है। और फैक्ट चेक, ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। इसके बॉर्डर्स को मैप पर विजुलाइज कीजिए। ईस्ट में मॉरिशस और रियूनियन और नॉर्थ वेस्ट में कोमोरोस और मायोट। पर जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी यूनिक बायोडाइवर्सिटी। बिलीव इट और नॉट, यहाँ की 90% वाइल्ड लाइफ दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। अमेजिंग राइट? हमारा अगला कॉन्फ्लिक्ट जोन है सूडान। यहाँ अप्रैल 2023 में एक ब्रूटल सिविल वॉर शुरू हो गया। बेसिकली ये एक पावर स्ट्रगल था वहाँ की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच। इस कॉन्फ्लिक्ट के एपिसेंटर्स रहे हैं डारफोर रीजन और कैपिटल सिटी खर्तूम। चलिए अब सूडान की स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल को ब्रेक डाउन करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइज के हिसाब से ये अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। इसके नेबरिंग कंट्रीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है, ध्यान से सुनिए। इजिप्ट, एरिट्रिया, इथियोपिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड और लिबिया। वाटरवेज की बात करें तो इसकी एक कोस्ट लाइन रेड सी पर है और 2 इंपॉर्टेंट नदियां ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल यहीं से बहती हैं। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए एक गोल्डन नगेट, यहाँ के रेफ्यूजी कैंप्स के नाम मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। जमजम कैंप एल फाशर में, अबू शौक कैंप और नाइवाशा कैंप। इन्हें जरूर याद रखिएगा।
चलिए अब दो और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पर फोकस करते हैं। पहला, यूक्रेन। यहाँ रशियन अटैक ने कीव में स्थित सेंट सोफिया कैथीड्रल को टारगेट किया, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसकी लोकेशन ईस्टर्न यूरोप में है और इसके नेबर्स हैं बेलारूस, रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड। अब आते हैं अफ्रीका के एक और क्रूशल रीजन पर, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC। यहाँ रुवांडा बैक्ड M23 रेबल्स के साथ सीज फायर एफर्ट्स चल रहे हैं। DRC सेंट्रल अफ्रीका में है और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड सब कुछ है यहाँ। और एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्ट, कॉन्गो रिवर बेसिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ओके, टाइम फॉर अ प्रीलिम्स बूस्टर। ध्यान से सुनिए, द बाल्टिक सी ये दुनिया में ब्रैकिश वाटर का सबसे बड़ा एक्सपेंस है। अब यहाँ UPSC ट्रैप सेट करता है। आपसे पूछा जाएगा, इज इट सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर? नीदर। सही जवाब है ब्रैकिश वाटर, मतलब नॉट फुली सॉल्टी, नॉट फुली फ्रेश। और ये अटलांटिक ओशन से कैसे जुड़ता है? थ्रू द नॉर्थ सी। इस कनेक्शन को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स एंड स्ट्रेट्स। देखिए, ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री मूवमेंट्स के लिए ये चोक पॉइंट्स, ये रास्ते एब्सोल्युटली क्रिटिकल होते हैं और इसीलिए UPSC का इन पर स्पेशल फोकस रहता है। यहाँ दो मेजर कॉरिडोर्स की बात करेंगे। पहला है जंगेजूर कॉरिडोर। ये कॉरिडोर अजरबैजान को उसके एक्सक्लेव नाख्चिवान से कनेक्ट करता है, आर्मेनिया के स्योनिक प्रोविंस से होते हुए। इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है क्योंकि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST का भी पार्ट है। दूसरा है ताइवान स्ट्रेट, जिसका पुराना नाम फमोसा था। ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को जोड़ता है। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया की टोटल कंटेनर फ्लीट का 44% यहां से गुजरता है। इट्स अ मैसिव ग्लोबल शिपिंग लेन। अब बात करते हैं रेड सी की। ये इंडियन ओशन का एक मार्जिनल सी है। इसके दो क्रिटिकल कनेक्शंस हैं। पहला, ये बाब एल मैंडेब स्ट्रेट से गल्फ ऑफ एडन से जुड़ता है और दूसरा सुएज कनाल के जरिए मेडिटरेनियन सी से। दूसरी तरफ एक डिस्प्यूटेड लोकेशन है, टाइग्जियान रीफ, जिसे सैंडी के भी कहते हैं। ये स्प्रैटली आइलैंड्स का हिस्सा है और चाइना इस पर क्लेम करता है। कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि ये फिलीपींस ऑक्यूपाइड थितु आइलैंड के 12 नॉटिकल माइल जोन के अंदर आता है। अब चलते हैं कर्च स्ट्रेट पर। हाल ही में कर्च ब्रिज पर एक एक्सप्लोजन की वजह से ये काफी न्यूज में था। ज्योग्राफिकली ये स्ट्रेट ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत ज्यादा है क्योंकि ये नेवल एक्सेस और ट्रेड को कंट्रोल करता है इस रीजन में। हमारा अगला सेक्शन है कंटेस्टेड बॉर्डर्स एंड लाइंस। प्रीलिम्स में इन डिमार्केशन लाइंस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस सेक्शन पर स्पेशल फोकस रखिएगा। चलिए इन तीनों लाइंस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले द ब्लू लाइन। ये लेबनान और इजराइल के बीच है। याद रखिए, ये कोई ऑफिशियली डिमार्केटेड बॉर्डर नहीं है। ये मेडिटरेनियन से गोलान हाइट्स तक रन करती है। नेक्स्ट द ग्रीन लाइन। ये इजराइल और उसके नेबर्स इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान के बीच की 1949 की आर्मिस्टिस बाउंड्री है। और तीसरी द येलो लाइन। ये एक टेम्पररी लाइन है जो US ब्रोकर्ड सीज फायर के बाद इजरायली कंट्रोल्ड गाजा को पैलेस्टीनियन एरिया से सेपरेट करती है। ओके, अब एक क्विक राउंड करते हैं कुछ और की ग्लोबल हॉटस्पॉट्स का जो न्यूज में थे। इन पर एक क्विक लुक डालना जरूरी है। चलिए इस टेबल को सिस्टमैटिकली कवर करते हैं। पहला, पाकिस्तान का चोलिस्तान डेजर्ट। यहाँ CPEC से जुड़ा एक कैनाल प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ। दूसरा, सदर्न थाईलैंड, जहाँ एथनिक और रिलीजियस टेंशन्स की वजह से सेपरेटिस्ट डिमांड्स चल रही हैं। तीसरा, डोकलम, टेक्निकली भूटान में है, बट ये 2017 में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की साइट थी। चौथा, सीरिया का अल होल कैंप, रीपैट्रिएशन पर एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से न्यूज में था। और पांचवां, रशिया का कुर्स्क शहर, जहां एक यूक्रेनियन ड्रोन अटैक से आग लगने की रिपोर्ट थी। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं आइलैंड्स एंड मैरिटाइम जोन्स पर। इंटरनेशनल रिलेशंस में इनकी स्ट्रेटेजिक और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये नंबर देखिए स्क्रीन पर, 0.105 स्क्वायर किलोमीटर्स। इतना छोटा। ये एरिया है बिट्रा आइलैंड का। इसकी खास बात क्या है? ये लक्षद्वीप का स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड है। एक परफेक्ट पोटेंशियल प्रीलिम्स फैक्ट। चलिए इसके और दूसरे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स के बारे में जानते हैं। तो लेट्स लुक एट दीज 5 की आइलैंड्स इन डिटेल। फर्स्ट, चागोस आर्किपेलागो। ये इंडियन ओशन में है, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का पार्ट। यहाँ USA UK को लीज पे करता है अपने मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया के लिए। सेकंड, टोकारा आइलैंड्स इन जापान। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है।
थर्ड, बिट्रा आइलैंड। जैसा हमने देखा, ये इंडिया के लक्षद्वीप का सबसे छोटा आइलैंड है, अरेबियन सी में एक कोरल एटॉल। फोर्थ, ईस्टर आइलैंड। ये चिले का पार्ट है और अपने फेमस मोआई स्टैचूज के लिए जाना जाता है, जो अब राइजिंग सी लेवल से खतरे में हैं। एंड फिफ्थ, न्यू कैलिडोनिया। ये पैसिफिक में एक फ्रेंच टेरिटरी है जो अपने ह्यूज निकल डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं दो आइलैंड नेशंस का जहां इंडियन पीएम ने विजिट किया, मालदीव्स और साइप्रस। लोकेशन देखिए, मालदीव्स साउथ एशिया इंडियन ओशन में है, जबकि साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में। पॉलिटिकल स्टेटस में भी फर्क है। मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, साइप्रस ईयू का मेंबर है लेकिन 1974 से डिवाइडेड है, जिसे साइप्रस क्वेश्चन कहते हैं। मालदीव्स के पास इंपॉर्टेंट सी चैनल्स हैं जैसे 8, 9 और 1.5 डिग्री चैनल। और रीसेंट न्यूज़, दोनों ही जगह पीएम की विजिट हुई। मालदीव्स के साथ एक नया हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट हुआ और साइप्रस के साथ डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन पर एक LOI साइन हुआ। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, नेशंस इन इंटरनेशनल फोकस। यहाँ हम कुछ ऐसे कंट्रीज को देखेंगे जो अलग अलग जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल रीजन से न्यूज में बने रहें। Let's do a quick overview of these key nations. First, Israel. इसके borders Lebanon, Syria, Jordan और Egypt से लगते हैं, और Earth का lowest point, the Dead Sea, यही है। Second, Chile. ये world's southernmost country है और Lithium Triangle का part है। Third, the Philippines. Southeast Asia में Western Pacific Ocean में located एक nation. And fourth, Singapore. एक city-state island जो Malay Peninsula के southern tip पर है। इसकी strategic location Malacca Strait और Sunda Strait को control करती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नॉर्दर्न सी रूट यानी NSR। ये क्या है? ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है आर्कटिक वाटर्स के थ्रू। इसका रूट रशियन आर्कटिक कोस्ट के अलोंग रन करता है, कारासी से बेरिंग स्ट्रेट तक। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ये यूरोप और एशिया के बीच ट्रैवल टाइम को 10 से 14 दिन तक कम कर देता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, मुरमांस्क, सबिता, डुडिंका, खतांगा, टिक्सी और पेवेक। तो इन सारे प्लेसेस एंड न्यूज़ को एनालाइज करने के बाद चलिए इस सेशन को एक मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करते हैं। सोचिए इस पर, हाउ विल द इंटरप्ले बिटवीन दीज कंटेस्टेड कॉरिडोर्स एंड स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स डिफाइन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द नेक्स्ट डेकेड? इन सभी विवादित गलियारों और स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स का आपस का कनेक्शन आने वाले दशक में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप करेगा, इस पर जरूर सोचिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। नमस्कार यूपीएससी एस्पायरेंट्स। देखिए, अगर आपको मेंस GS2 पेपर क्रैक करना है तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और उसके बायलैटरल रिलेशंस की एकदम सॉलिड समझ होना, समझ लीजिए, नॉन नेगोशिएबल है। ये टॉपिक सिर्फ आपके एग्जाम के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देश की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझने के लिए एक फाउंडेशन भी तैयार करता है। तो आइए इस बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, जहां रोज नए नए गठबंधन बन रहे हैं और टूट रहे हैं, आखिर उसमें इंडिया अपने पड़ोसियों और बड़ी बड़ी ग्लोबल पावर्स के साथ अपने इतने कॉम्प्लेक्स रिश्तों को मैनेज कैसे करता है? इसी सवाल का जवाब हम इस पूरे एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारा फोकस सोर्स मटेरियल पर ही रहेगा और हम पॉइंट बाय पॉइंट हर इम्पॉर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप को आराम से समझेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको वो सारी सटीक जानकारी देना जिससे आप एग्जाम में एक जबरदस्त वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉप है पार्ट 1, द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे GS2 के सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स में से एक, इंडिया चाइना रिलेशंस की। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां शांति भी है और तनाव भी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC। आप इस मैप को गौर से देखिए, ये लगभग 3488 किलोमीटर लंबी एक डी फैक्टो बॉर्डर है, मतलब ये ऑफिशियली डिमार्केटेड नहीं है। इसको हम 3 सेक्टर्स में बांटते हैं, वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख में है और जिसका विवाद जॉनसन्स लाइन से जुड़ा है, मिडिल सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड में, और ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो कि मैकमोहन लाइन पर बेस्ड है। एक चीज हमेशा याद रखिए, LAC एक अनडिमार्केटेड बॉर्डर है जिसे दोनों देश अलग अलग तरह से देखते हैं। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को समझना बहुत ही जरूरी है। ये एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है जिसके मुताबिक चाइना इंडियन ओशन रीजन में म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में पोर्ट्स और मिलिट्री फैसिलिटीज का एक नेटवर्क बना रहा है, एक तरह से जैसे मोतियों की माला से भारत को घेरने की कोशिश।
ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट का खतरा है। इसके जवाब में इंडिया ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी बनाई है। इसके तहत इंडिया अपने नेवल बेसिस को मजबूत कर रहा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और सागर जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए रीजनल पार्टनरशिप्स बढ़ा रहा है और इंपॉर्टेंट मैरीटाइम देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहा है। 2 और अहम मुद्दे हैं जहां तनाव रहता है। पहला, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे तिब्बत में यार्लुंग जांगबो कहते हैं, उस पर चीना मेडॉक डैम बना रहा है। अब क्योंकि चाइना एक अपर रिपेरियन स्टेट है, मतलब नदी वहां से शुरू होती है, तो उसके इन प्रोजेक्ट से भारत की वाटर सिक्योरिटी पर चिंता बढ़ जाती है। हालांकि पानी का डेटा शेयर करने के लिए एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म 2006 से बना हुआ है। दूसरा और सबसे गंभीर मुद्दा है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। इसलिए CPEC सीधे सीधे भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का वायलेशन है। अच्छा, चाइना के बाद अब हम अपने नॉर्थर्न फ्रंटियर के दूसरे जरूरी पड़ोसी यानी पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। चलिए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हिस्टोरिकल टेंशन्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे 1960 के इंडस वाटर्स ट्रीटी की, जिसे वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। इस मैप पर आप साफ देख सकते हैं कि इस ट्रीटी के तहत इंडस रिवर सिस्टम की 6 नदियों का बंटवारा किया गया। 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया, जबकि 3 ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सुतलज पर भारत को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज यानी बिना रोक-टोक इस्तेमाल का हक मिला। देखिए, इतने तनाव के बावजूद शांति के लिए कई इंपॉर्टेंट समझौते भी हुए हैं। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जो माइनॉरिटीज़ के ट्रीटमेंट को लेकर था। 1971 की जंग के ठीक बाद 1972 में सिमला अग्रीमेंट हुआ, जिसने जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC बनाई। फिर 1988 का न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशंस एग्रीमेंट, 1991 का एयर स्पेस वायलेशंस एग्रीमेंट और 1999 का लाहौर डिक्लेरेशन, ये सभी विश्वास बढ़ाने के लिए किए गए अहम कदम थे। एक और बॉर्डर डिस्प्यूट है सर क्रीक का। ये रन ऑफ कच्छ में 96 किलोमीटर लंबी एक पानी की पट्टी है। पाकिस्तान 1914 के एक रेजोल्यूशन का हवाला देकर पूरे क्रीक पर अपना दावा करता है। वहीं इंडिया थेलवेग प्रिंसिपल को मानता है, जो एक इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है। इसके हिसाब से बाउंड्री पानी के चैनल के ठीक बीच में होनी चाहिए। ओके, अब इस सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, प्रीलिम्स बूस्टर। यहाँ बिल्कुल फोकस कीजिए। ये एक पोटेंशियल MCQ ट्रैप है। LAC और LOC में अंतर बिल्कुल क्लियर रखिए। LAC चाइना के साथ डिफैक्टो यानी अनडिमार्केटेड बॉर्डर है, जबकि LOC पाकिस्तान के साथ 1972 के सिमला अग्रीमेंट से बनी एक डिमार्केटेड लाइन है। इंडस वाटर्स ट्रीटी 1960 ब्रोकर कौन था? वर्ल्ड बैंक। CPEC कहाँ से गुजरता है? POK से। और मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के ईस्टर्न सेक्टर में है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल रट लेने हैं। ठीक है, नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को समझने के बाद अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 2 की तरफ, नेबरहुड फर्स्ट। यहाँ हम देखेंगे कि भारत अपने बाकी पड़ोसी देशों के साथ स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन कैसे बढ़ाता है। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते को एक मॉडल एग्जाम्पल माना जाता है। इंडिया साउथ एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। कनेक्टिविटी के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स का एक्सेस मिलना एक बड़ी बात है। पर यहाँ सबसे क्रिटिकल पॉइंट है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। भारत के चिकन्स नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है। ये वो पतला सा ज़मीनी रास्ता है जो इंडिया के मेनलैंड को उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जोड़ता है और इसीलिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बेहद सेंसिटिव है। चलिए, अब अफगानिस्तान की बात करते हैं। वहाँ इतनी चैलेंजेस के बावजूद भारत ने एक डेवलपमेंटल पार्टनर का रोल हमेशा निभाया है। इसमें सबसे अहम है कनेक्टिविटी। ईरान में जो चाबहार पोर्ट है, वो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक स्ट्रेटेजिक रूट देता है। इसके अलावा सलमा डैम जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के बेहतरीन उदाहरण हैं। इंडिया श्रीलंका के रिश्ते थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। जब श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत दिल खोलकर मदद की, लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता है चाइना का बढ़ता हुआ प्रभाव। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जिसे चाइना ने 99 साल की लीज पर ले लिया है, उसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक क्लासिक केस माना जाता है। इंडियन ओशन में चाइना की इस तरह की मौजूदगी भारत के लिए एक सीरियस स्ट्रेटेजिक कंसर्न है। तो अब हम अपनी चर्चा के फाइनल फेज में आते हैं, पार्ट 3, द ग्लोबल पावर मैट्रिक्स। यहाँ हम दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ इंडिया की की रिलेशनशिप्स को एनालाइज करेंगे। इंडिया और USA के बीच कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है।
अमेरिका इंडिया के बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है। डिफेंस में इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस मिला है और 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स लेमोआ, कॉमकासा और बेका इस पार्टनरशिप की नींव हैं। ये एग्रीमेंट्स बेसिकली लॉजिस्टिक्स, सिक्योर कम्युनिकेशंस और जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस शेयर करने में मदद करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में क्वाड जैसी पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट को दिखाती है। अब नजर डालते हैं इंडिया के ट्रेडिशनल और टाइम टेस्टेड दोस्त रशिया पर। आज भी रशिया इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसका सबसे बड़ा सबूत है। कनेक्टिविटी में इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INST एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो भारत को रशिया और यूरोप से जोड़ेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों देशों के बीच लगभग 90% ट्रेड अब लोकल करेंसीज में हो रहा है। ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ एक अहम कदम है। इंडिया और यूके के रिश्ते भी काफी मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से काम कर रहे हैं। इंडिया यूके विजन 2035 के हिस्से के तौर पर रोड मैप 2030 अपनाया गया है, जो इन रिश्तों का एक ब्लूप्रिंट है। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो तीनों सर्विसेज नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के बीच रेगुलर एक्सरसाइजेज जैसे कोंकण, कोबरा वॉरियर और अजय वॉरियर होती रहती हैं। और अब इस पूरे सेशन का सबसे जरूरी हिस्सा UPSC रैपिड रिवीजन। इस स्लाइड पर अपना पूरा ध्यान लगा दीजिए क्योंकि ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज है। तो चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चाइना के साथ याद रखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, एक अनडिमार्केटेड बॉर्डर। पाकिस्तान के साथ सिमला अग्रीमेंट 1972 जिसने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई। USA के साथ BECA जो एक फाउंडेशनल डिफेंस पैक्ट है। रशिया के साथ S-400 ट्रियम्फ एयर डिफेंस सिस्टम और UK के साथ रोड मैप 2030। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिर में आपके लिए एक मेंस का पॉसिबल क्वेश्चन, भारत की मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी को क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। इसके लिए आपको ये एग्जामिन करना है कि कैसे इंडिया एक तरफ क्वाड का हिस्सा है जिसमें US जैसे देश हैं और दूसरी तरफ SCO का भी हिस्सा है जिसमें चाइना और रशिया हैं। इस एक्सप्लेनर में जो भी जानकारी दी गई है उसका इस्तेमाल करके इस 250 शब्दों के आंसर का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार एस्पिरेंट्स। UPSC की तैयारी में इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ प्रीलिम्स बल्कि मेंस और इंटरव्यू में भी आपकी रैंक तय कर सकता है। और आज के दौर में भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत डायनामिक हो चुकी है, तो इस मास्टर क्लास में हम भारत के हर एक डिप्लोमैटिक मूव को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा वादा है कि इस डिस्कशन के अंत तक आपको भारत के सभी महत्वपूर्ण फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट्स की एक वर्ड टू वर्ड क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये वो की फैक्ट्स और डिटेल्स हैं जो एग्जाम हॉल में आपको दूसरों से आगे ले जाएंगे। हमारा फोकस है मैक्सिमम रिटेंशन फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो हमारी ये डिप्लोमैटिक जर्नी शुरू होती है अमेरिकाज और कैरेबियन से। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत अपने संबंधों को नए सिरे से मजबूत कर रहा है और हमारा पहला स्टॉप है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो ये क्षेत्र हाल में खबरों में क्यों था? क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ की हाई लेवल विजिट्स की हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में PM मोदी ने 6th जनरेशन डायस्पोरा के लिए OCI कार्ड एक्सटेंड करने की घोषणा की। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारे डीप कल्चरल टाइज को दिखाता है। और ब्राजील में PM मोदी को ब्राजील के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो हमारी बढ़ती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक साफ संकेत है। चलिए अब जरा डीपर स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट्स को देखते हैं। चिले के साथ हमारा 2+2 पॉलिटिकल मिलिट्री डायलॉग है, पर असली गेम चेंजर है लिथियम ट्रायंगल में भारत की एंट्री। हमारी स्टेट ऑन कंपनी काबिल यानी खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना की कंपनी कैमियन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है 5 लिथियम ब्लॉक्स अक्वायर करने के लिए। ये किसी भी भारतीय सरकारी कंपनी के लिए पहली बार है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया ये तीनों देश मिलकर दुनिया का 75% से ज्यादा लिथियम रिजर्व होल्ड करते हैं। इसके अलावा रीजनल ट्रेड ब्लॉक मर्कोसुर के साथ हमारा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी है। अब बात करते हैं मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की। भारत ने कैरिकॉम देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए $140 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। ब्राजील के साथ हम बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म पर बायोफ्यूल रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं। ग्लोबल फोरम्स जैसे G20, ब्रिक्स, IBSA और G4 में ब्राजील हमारा एक की पार्टनर है। और रीजनल ग्रुप्स जैसे सेलैक, कैरिकॉम और सीका में भी हम ऑब्जर्वर के तौर पर अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। ओके एस्पिरेंट्स, अब प्रीलिम्स बूस्टर के लिए थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। इन की टर्म्स को नोट कर लीजिए। काबिल, कैमियन,
लिथियम ट्रायंगल, मर्कोसोर, कैराकॉम, सीलैक और सीका। ब्राजील का वर्ड याद रखना है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। और ये रहा एक ट्रैप अलर्ट। एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। याद रखिएगा, अर्जेंटीना के साथ लिथियम डील एक बायलैटरल पार्टनरशिप है, जबकि मर्कोसोर के साथ PTA एक रीजनल ब्लॉक अग्रीमेंट है। ये डिस्टिंक्शन समझना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। चलिए अब अपना फोकस पूर्व की ओर इंडो पैसिफिक में भारत के सबसे मजबूत स्तंभ की तरफ करते हैं, इंडिया जापान पार्टनरशिप। ये एक ऐसा रिश्ता है जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में दोनों देशों ने अगले 10 साल के लिए एक जॉइंट विजन सेट किया है। इसमें क्लीन एनर्जी से लेकर सप्लाई चेन रिजिलियंस तक सब कुछ शामिल है। हम स्टेट लेवल पार्टनरशिप्स भी देख रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तोयामा के बीच, लेकिन सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट है स्पेस कोऑपरेशन। इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी JAXA मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स पर काम कर रहे हैं। ये एक लैंडमार्क मिशन होने वाला है। इंडिया जापान संबंधों की नींव बहुत मजबूत है। 2014 से हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है। इकोनॉमिक फ्रंट पर 2011 से सीपा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू है। सिक्योरिटी में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स होते हैं और मिलन व मालाबार जैसे इंपॉर्टेंट जॉइंट एक्सरसाइजेज। और जमीन पर इसके रिजल्ट्स आपको मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स में साफ दिखते हैं। ठीक है, इंडिया जापान के लिए प्रीलिम्स बूस्टर टाइम। इन टर्म्स और ईयर्स को दिमाग में बिठा लीजिए। यूपेक्स, सीपा 2011, IJICP 2021, AAGC और 2+2 डायलॉग। एक्सरसाइजेज है मिलन और मालाबार। और अब द ट्रैप अलर्ट, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव यानी SCRI एक ट्राइलैटरल इनिशिएटिव है। इसमें इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। इसे इंडिया जापान बायलैटरल इनिशिएटिव से कंफ्यूज मत कीजिएगा, MCQs में ये एक कॉमन ट्रैप होता है। अब हम रुक करते हैं वेस्ट एशिया की तरफ, एक ऐसा रीजन जो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड और डायस्पोरा के लिए स्ट्रेटेजिकली वाइटल है। और यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। दुबई के क्राउन प्रिंस की हालिया विजिट के बाद कई नई इनिशिएटिव सामने आई हैं। भारत मार्ट, जो एक वेयरहाउसिंग फैसिलिटी है, और वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये दोनों इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC को मजबूत करेंगे। फिनटेक में हमारा UPI अब UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म से लिंक हो रहा है। और पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने के लिए IIM अहमदाबाद और IIT दिल्ली दुबई में अपने कैंपस खोल रहे हैं। इंडिया UAE संबंधों में ट्रांसफॉर्मेशन 2015 में PM की विजिट से शुरू हुआ, जो 34 साल में किसी भारतीय PM की पहली विजिट थी। 2017 में ये रिश्ता कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हुआ। मल्टीलैटरल फ्रंट पर UAE अब ब्रिक्स का सदस्य है और हम I2U2 और UAE फ्रांस इंडिया ट्राइलैटरल में भी पार्टनर्स हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेस के नाम जरूर याद रखिएगा, डेजर्ट साइक्लोन आर्मी के लिए और डेजर्ट ईगल एयरफोर्स के लिए। और लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम ट्रेड में डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए एक बड़ा कदम है। इंडिया UAE प्रीलिम्स बूस्टर, ये डेटा प्रीलिम्स के लिए गोल्ड माइन है। UAE हमारा सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, फोर्थ लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सोर्स और सेवंथ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI। ये रैंक्स आपको याद होनी चाहिए। कल्चरल माइलस्टोन में अबू धाबी का BAPS मंदिर याद रखिएगा। और ट्रैप अलर्ट ये है, इंडिया का UAE के साथ सीपा, जो एक ट्रेड एग्रीमेंट है, और BIT, जो एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, दोनों हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी SPC के तहत 2 नई मिनिस्ट्रियल कमिटीज बनाई गई हैं, एक डिफेंस कोऑपरेशन के लिए और दूसरी टूरिज्म एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए। इसके साथ ही एक हाई लेवल टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, जिसका मकसद भारत में सऊदी अरेबिया के $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को फास्ट ट्रैक करना है। इंडिया सऊदी अरेबिया प्रीलिम्स बूस्टर। मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम नोट कर लीजिए। नेवल एक्सरसाइज है अल मोहिद अल हिंदी और आर्मी एक्सरसाइज है सदा तनसीक। एनर्जी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023-24 में सऊदी अरेबिया हमारा थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर था। और डिप्लोमैटिक टाइमलाइन, रिलेशंस 1947 में शुरू हुए और 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड हुए। वेस्ट एशिया के बाद अब हम अपने इमीडिएट और एक्सटेंडेड नेबरहुड की तरफ आते हैं। इस सेक्शन में हम इंडियन ओशन रीजन और सेंट्रल एशिया में भारत के एंगेजमेंट्स को देखेंगे, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सर्वोपरि हैं। मॉरिशस के साथ हमारा रिश्ता बहुत यूनिक है। वहाँ के करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है। स्ट्रेटेजिकली देखें तो मॉरिशस अफ्रीका के लिए भारत का एक की गेटवे है।
सिक्योरिटी के लिहाज से ये हमारी सागर पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है। अगलेका आइलैंड पर हमारी सर्वेलेंस फैसिलिटी पूरे इंडियन ओशन पर नजर रखने में मदद करती है। और हाँ, मॉरिशस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का भी सदस्य है। फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग से कई इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकले। सेंट्रल एशियन देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और जॉइंट काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में रुचि दिखाई। कनेक्टिविटी पर फोकस INST, चाबहार पोर्ट और टापी पाइपलाइन पर है। और सिक्योरिटी फ्रंट पे एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम याद रखें। काजाकिस्तान के साथ कजिंद और किर्गिस्तान के साथ खंजर। ये नाम प्रीलिम्स में मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और हमारी इस डिप्लोमैटिक टूर का आखिरी पड़ाव है अफ्रीका, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसके साथ भारत की पार्टनरशिप शेयर्ड हिस्ट्री और शेयर्ड डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित है। इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट के कुछ रीसेंट हाइलाइट्स देखते हैं। घाना के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की है। नामीबिया ने हमारी UBI सिस्टम को अडॉप्ट करने का फैसला किया है, जो इंडियन टेक्नोलॉजी की एक बड़ी सफलता है। हमने G20 में अफ्रीकन यूनियन की परमानेंट मेंबरशिप को चैंपियन किया। इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत अपने कोबाल्ट का 48.1% और मैंगनीज का 47.7% अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। और ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती जैसी इनिशिएटिव्स के जरिए हम टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर्स में सहयोग कर रहे हैं। चलिए एग्जाम से पहले एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मेरे साथ रिकॉल कीजिए। 2010 इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 2011 इंडिया जापान CPA, 2017 इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 2019 इंडिया किर्गिस्तान बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, 2021 इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप और 2024 काबिल्स हिस्टोरिक लिथियम डील विद अर्जेंटीना। इस टाइमलाइन को अपनी मेमोरी में लॉक कर लीजिए। अब जब हमने सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है, तो एक पोटेंशियल मेंस क्वेश्चन पर सोचिए। फ्रॉम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज विटनेसिंग अ pragmatic shift. Discuss this statement in the context of India's recent engagements with West Asia and the Indo-Pacific. ये सवाल आपसे डीप एनालिसिस की मांग करता है। तो ग्लोबल चेस बोर्ड पर बिसात पिच चुकी है और भारत अपनी चालें बहुत सोच समझकर चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स के इस ग्रैंड गेम में दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार एस्पिरेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस UPSC एग्जाम का एक बहुत ही डायनामिक और क्रूशल सेक्शन है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इन कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इवेंट्स को इतना सरल बनाना कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकें। ये एक्सप्लेनर आपको आने वाले एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन देगा, ये पक्का है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं वेस्ट एशिया से। हाल ही में हुए डेवलपमेंट्स के कारण ये रीजन काफी चर्चा में रहा है। यहाँ के कॉन्फ्लिक्ट्स और डिप्लोमैटिक एफर्ट्स दोनों पर हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए, इस स्लाइड में हम इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के सबसे रीसेंट एस्केलेशन को देख रहे हैं। इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? डमास्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर हुआ एक एलिज्ड इजरायली स्ट्राइक। इसके जवाब में, जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है, ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया। ये इतना बड़ा इवेंट क्यों है? क्योंकि इसमें उन्होंने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, क्योंकि पहले ईरान अक्सर प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल करता था। अब इस स्लाइड पर जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इस कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी। ईरान ने 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल्स लॉन्च किए, अ बिग नंबर। इसके जवाब में इजराइल ने अपने मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अलग अलग ऊंचाई पर आने वाले थ्रेट्स को रोकने के लिए अलग अलग सिस्टम्स हैं, जैसे कि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एक बिल्कुल नया लेजर बेस्ड सिस्टम आयरन बीम। इजराइल का जवाब था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसका स्कोप सीमित रखा गया। और हाँ, एक क्रूशल पॉइंट यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इजराइल की डिफेंस में मदद जरूर की, लेकिन किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया। मिलिट्री एक्शंस के बीच डिप्लोमैटिक कोशिशें भी जारी हैं। इजिप्ट के शार्म एल शेख में एक गाजा पीस समिट आयोजित की गई, जिसे USA, इजिप्ट, कतार और तुर्की ने मिलकर को-होस्ट किया। यहाँ इन 4 देशों ने एक 4-पॉइंट सीज फायर डिक्लेरेशन पर साइन किया। इसका मुख्य उद्देश्य है US के 20-पॉइंट पीस प्लान को लागू करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये कि ये प्लान एक 2 स्टेट सोल्यूशन की गारंटी नहीं देता, जो कि इस पूरे विवाद का एक मूल मुद्दा रहा है। चलिए अब एक प्रीलिम्स बूस्टर पर नजर डालते हैं। ये टर्म्स आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। पहला, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, एक क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट। फिर बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917, जिससे पैलेस्टाइन में जूइश नेशनल होम की बात शुरू हुई थी।
ऑस्लो अकॉर्ड्स 1993 और कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978, जो इजराइल पैलेस्टाइन और इजराइल इजिप्ट के बीच शांति के प्रयास थे। इनकी डेट्स और इनका कॉन्टेक्स्ट जरूर याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पैक्ट्स और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को समझते हैं जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को नया आकार दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में फ़लस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देने की बात चली है। इस संदर्भ में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अनुसार स्टेटहुड के लिए 4 क्राइटेरिया हैं। 1. अ परमानेंट पॉपुलेशन, 2. अ डिफाइंड टेरिटोरी, 3. एक गवर्नमेंट, और 4. दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता, यानी कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। ये चारों पॉइंट्स आपको याद होने ही चाहिए। अब बात करते हैं ऑकस की। इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये साल 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके 2 मुख्य पिलर्स हैं। पिलर 1 के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स डेवलप की जाएंगी, और पिलर 2, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है, एडवांस्ड मिलिट्री कैपेबिलिटीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ सबमरीन्स तक सीमित नहीं है। अब हम एक पोटेंशियल गेम चेंजर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो आप इसके 2 कॉरिडोर्स देख सकते हैं। पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर, जो इंडिया को अरेबियन गल्फ से जोड़ेगा, और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर, जो अरेबियन गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करेगा। इसका मतलब साफ है कि ये एक मल्टीमोडल प्रोजेक्ट है जिसमें समुद्री और रेल दोनों रूट्स का इस्तेमाल होगा। तो आखिर IMEC के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। सबसे पहले इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में 30% तक की कमी आ सकती है, और मेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IMEC को चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के एक स्ट्रेटेजिक काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। ये ट्रेड, कनेक्टिविटी और एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कदम साबित हो सकता है। चलिए, अब हमारा फोकस इंडिया के स्पेसिफिक ग्लोबल एंगेजमेंट्स पर होगा। हम देखेंगे कि भारत अपने डायस्पोरा और रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी ग्लोबल रीच कैसे बढ़ा रहा है। भारत सरकार ने अपने विशाल डायस्पोरा से जुड़ने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। साल 2003 में प्रवासी भारतीय बीमा योजना, जो एक इंश्योरेंस स्कीम है, शुरू हुई। उसी साल नो इंडिया प्रोग्राम और प्रवासी भारतीय दिवस भी शुरू किए गए। फिर 2009 में इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड एस्टैब्लिश किया गया ताकि मुश्किल में फंसे इंडियंस की मदद की जा सके। एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये मैप इसके रूट को बिल्कुल साफ दिखाता है। ये प्रोजेक्ट कोलकाता को मिजोरम से म्यांमार के थ्रू जोड़ता है। इसमें 3 हिस्से हैं: कोलकाता से सितवे पोर्ट तक सी रूट, फिर कालादान रिवर पर इनलैंड वाटरवे, और आखिर में पलेटवा से मिजोरम तक रोड कनेक्टिविटी। ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मुख्य अंश है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ग्लोबल इंडिसेस पर, जहां से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। बिल्कुल तैयार रहिए। सबसे पहले है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या CWC। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, इसका जेनेसिस 1992 में हुआ जब इसे अडॉप्ट किया गया, और यह 1997 में लागू हुआ। इसका मैंडेट है केमिकल वेपन्स को पूरे तरह से ख़त्म करना। इसके 193 पार्टीज हैं और इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी OPCW को 2013 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया इसका ओरिजिनल सिग्नेटरी है, इसे नोट कर लीजिए। कुछ और एग्रीमेंट्स पर जल्दी से ध्यान दें। ओटावा कन्वेंशन, जो एंटी पर्सनल माइंस को बैन करता है। यहाँ याद रखें, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। ये एक कॉमन ट्रैप क्वेश्चन है। फिर है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जो अफ्रीकन यूनियन द्वारा डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए शुरू की गई है। और आवाजा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जो लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज की समस्याओं से निपटने के लिए है। अब आते हैं इंडेक्सेस पर। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में कुल 163 देशों को रैंक किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक है 116th। हाँ, 116th। ये नंबर आपको याद रखना जरूरी है। इस रैंक को थोड़ा कंटेक्स्ट में रखते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है आइसलैंड, जिसे सबसे पीसफुल देश माना गया है। इसके दूसरे एक्सट्रीम पर है रशिया, 163rd स्थान पर, और भारत की रैंक इन दोनों के बीच 116th स्थान पर आती है। अगला इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025। इसके अनुसार इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 59 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस प्राप्त है। द नंबर इज 59। अगर हम इसकी तुलना करें तो टॉप स्पॉट पर सिंगापुर का पासपोर्ट है। और इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है,
भारत की रैंक पिछले साल 85th से सुधरकर इस साल 77th हो गई है, जो एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA के एक्सक्लूसिव डेटा पर आधारित होता है। चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने बात की ऑकस सिक्योरिटी पैक्ट की, IMEC इकोनॉमिक कॉरिडोर की, CVC कन्वेंशन की, कलादान प्रोजेक्ट की, ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक 116 और हेनली इंडेक्स के अनुसार 59 देशों में वीजा फ्री एक्सेस। ये कीवर्ड्स आपके शॉर्ट नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, राष्ट्र का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित होता है। याद रखिएगा, आपकी आज की मेहनत ही कल के भारत का निर्माण करेगी। और अब अंत में एक मेंस पर्सपेक्टिव का सवाल जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। बदलते हुए ग्लोबल अलाइनमेंट्स और IMX जैसे नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स अगले दशक में भारत की विदेश नीति और एक प्रमुख शक्ति के रूप में उसकी भूमिका को कैसे परिभाषित करेंगे, इस पर विचार जरूर करें। अगले एक्सप्लेनर में मिलते हैं। जय हिंद। नमस्कार UPSC एस्पिरेंट्स, इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, ये आने वाले प्रीलिम्स और मेंस के लिए सबसे क्रूशियल टॉपिक्स में से हैं। आज हम इन्हीं से जुड़े कुछ अहम करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इन टॉपिक्स से सीधे सीधे सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए हर बात को आराम से और गहराई से समझना जरूरी है। तो आज की इस ब्रीफिंग का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहले, इंटरनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स, फिर साइबर थ्रेट्स और उनसे बचने के तरीके, उसके बाद हम ग्लोबल ट्रीटीज और उन पर इंडिया का क्या स्टैंड है ये देखेंगे, और आखिर में इंडिया के नए डिफेंस डेवलपमेंट्स पर नजर डालेंगे। इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से आपकी इन सभी टॉपिक्स पर एक सॉलिड कमांड बन जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले मॉड्यूल से, इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स। ये आपके GS पेपर 3 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम उन कानून और लीगल प्रोविजंस को समझेंगे जो हाल फिलहाल में काफी चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं AFSPA की, यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। अब ये खबरों में क्यों था? क्योंकि हाल ही में इसे मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 6 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन इलाकों में इंसर्जेंसी से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है। FSPA के प्रोविजंस को समझना एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। तो होता क्या है? सबसे पहले, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया को एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकती है। जैसे ही ये होता है, एक्ट के सेक्शन 4 के तहत आर्म्ड फोर्सेस को कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं। जैसे वो किसी पर फायर कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और किसी भी जगह की तलाशी ले सकते हैं। इतना ही नहीं, वो हथियारों के जखीरे या आतंकियों के ठिकानों को नष्ट भी कर सकते हैं। हाँ, एक शर्त जरूर है, अरेस्ट किए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द पास के पुलिस स्टेशन को सौंपना होगा। और यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लीगल इम्यूनिटी, यानी इन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल पर मुकदमा चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है। अब जैसा कि आप जानते हैं, AFSPA हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है और इसी संदर्भ में जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र बार बार होता है। इस कमेटी ने एक बहुत बड़ी सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि AFSPA को रिपील कर देना चाहिए, यानी पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, और इसकी जगह अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA में ही बदलाव करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए जरूरी प्रोविजंस डाल देने चाहिए। चलिए अब आते हैं प्रीलिम्स बूस्टर पर। ये फैक्ट्स बिल्कुल नोट कर लीजिए। AFSP कब बना? 1958 में। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 4, जो स्पेशल पावर्स देता है। और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसे 2015 में त्रिपुरा से, 2018 में मेघालय से और 1986 में मिजोरम से हटाया गया था। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जम्मू एंड कश्मीर का अपना अलग AFSP एक्ट है जो 1990 में लागू हुआ था। ठीक है, अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, साइबर थ्रेट्स एंड डिजिटल डिफेंस। देखिए, आज के डिजिटल दौर में इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो और साइबर सिक्योरिटी की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नेशनल सिक्योरिटी का नया मैदान है और UPSC सिलेबस में इसकी अहमियत लगातार बढ़ रही है। आजकल साइबर क्राइम के नए नए और खतरनाक तरीके सामने आ रहे हैं। पहला है पिग बुचरिंग। इसका नाम अजीब है पर काम बहुत शातिर है। इसमें स्कैमर पहले आपसे ऑनलाइन दोस्ती या रोमांस का नाटक करके विश्वास जीतता है और फिर धीरे धीरे आपको झूठी क्रिप्टो करेंसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए उकसाता है। फिर है फैंटम फिशिंग। ये AI का इस्तेमाल करके टेक सपोर्ट के नाम पर लोगों को ठगता है। और तीसरा, जूस चैकिंग। अगली बार किसी पब्लिक स्टेशन पर अपना फ़ोन USB पोर्ट से चार्ज करने से पहले 2 बार सोचना, क्योंकि हैकर्स इन पोर्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके फ़ोन से डेटा चोरी कर सकते हैं या उसमें मालवेयर डाल सकते हैं। तो सरकार इन खतरों से लड़ने के लिए क्या कर रही है?
इसके लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच है। कानूनी तौर पर हमारे पास आईटी एक्ट 2000 है और अब भारतीय न्याय संहिता भी। संस्थागत स्तर पर कई एजेंसीज काम कर रही हैं। CERT इन, जो सभी साइबर अटैक्स पर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। NCIPC, जिसका काम है देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग, पावर, ट्रांसपोर्ट को बचाना। फिर है I4C, जो सभी एजेंसीज के बीच साइबर क्राइम पर कोऑर्डिनेशन का काम करता है। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र आपके डिवाइसेस को मैलवेयर से साफ करने में मदद करता है। और स्टेट्स में भी केरला का साइबर डोम और महाराष्ट्र इस मामले में काफ़ी आगे हैं। चलिए I4C को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसे 2020 में होम मिनिस्ट्री ने शुरू किया था और अभी हाल ही में जुलाई 2024 में इसका एक नया ऑफिस भी दिल्ली में खुला है। आप I4C को साइबर क्राइम से लड़ने का एक तरह से नर्व सेंटर समझ सकते हैं। इसका काम है सभी पुलिस फोर्सेस को एक साथ लाना और उन्हें एक फ्रेमवर्क देना। आपने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का नाम सुना होगा, जहां ऑनलाइन फ्रॉड की कंप्लेंट होती है, वो I4C का ही एक हिस्सा है। एक और नया स्कैम जो बहुत तेजी से फैल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। सोचिए, आपके पास एक कॉल आती है, सामने वाला खुद को पुलिस या CBI ऑफिसर बताता है और कहता है कि आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। वो डर और धड़-धड़ का माहौल बनाकर आपसे पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और इसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने I4C को PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में शामिल कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब I4C और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। ये फाइनेंशियल साइबर क्राइम से लड़ाई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए, देश की सुरक्षा सिर्फ अंदरूनी खतरों से नहीं बल्कि बाहरी माहौल पर भी निर्भर करती है और इसमें ग्लोबल ट्रीटीज और कन्वेंशंस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम अपने तीसरे सेक्शन में यही देखेंगे कि अलग-अलग अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भारत कहाँ स्टैंड करता है। तो चलिए न्यूक्लियर ट्रीटीज पर इंडिया का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। पहली है आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कहती है कि कोई भी देश अंतरिक्ष में न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा। इंडिया ने इसे साइन भी किया है और रेटिफाई भी। फिर है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, जो अभी प्रपोज्ड है। इसका मकसद न्यूक्लियर हथियार बनाने वाले मटेरियल के प्रोडक्शन को रोकना है। इंडिया इसमें एक पार्टिसिपेंट मेंबर है। तीसरा ICSAN, जो न्यूक्लियर टेररिज्म को एक अपराध मानता है। इस पर भी इंडिया ने साइन और रेटिफाई किया है। और चौथा है IACN, जो न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह बैन करने की बात करता है। इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, यानी नॉन पार्टिसिपेंट है। न्यूक्लियर वेपन्स के बाद एक और बहुत बड़ा खतरा है बायोलॉजिकल वेपन्स। इसको रोकने के लिए दुनिया ने मिलकर बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी BWC बनाई। ये 1972 में साइन करने के लिए खुली और 1975 से लागू हो गई। भारत, जो हमेशा से निशस्त्रीकरण या डिसआर्मामेंट का समर्थक रहा है, उसने इसे 1973 में साइन किया और 1974 में रेटिफाई भी कर दिया था। अब बात करते हैं INF ट्रीटी की। ये कोल्ड वॉर के दौर की एक ऐतिहासिक संधि थी जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुई थी। इसके तहत दोनों देशों ने अपनी 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली जमीन से लॉन्च होने वाली सभी मिसाइल्स को नष्ट कर दिया था। भले ही 2019 में ये ट्रीटी खत्म हो गई, लेकिन ये हमें सिखाती है कि ग्लोबल सिक्योरिटी कितनी नाजुक हो सकती है। तो अब तक हमने कानून, साइबर स्पेस और ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात की। चलिए अब सीधे चलते हैं डिफेंस के मैदान में और देखते हैं कि इंडिया अपनी रक्षा क्षमताओं को कैसे मॉडर्नाइज कर रहा है। ये हमारा आखिरी सेक्शन है, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस डेवलपमेंट्स। आपने फिल्मों में अक्सर इंटरपोल के रेड नोटिस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई अलग अलग रंगों के नोटिस होते हैं? रेड नोटिस, जैसा कि नाम से जाहिर है, वांटेड क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए है। येलो नोटिस लापता लोगों को ढूंढने के लिए। ब्लू नोटिस किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। ब्लैक नोटिस अनजान लाशों की पहचान के लिए। ग्रीन नोटिस किसी क्रिमिनल के बारे में दूसरे देशों को चेतावनी देने के लिए। और ऑरेंज नोटिस किसी आने वाले खतरे जैसे बॉम्ब के बारे में अलर्ट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं इंडिया के कुछ की डिफेंस प्रोजेक्ट्स। पहला है मिशन सुदर्शन चक्र। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के हवाई हमलों को बेअसर करेगा। इसी तरह प्रोजेक्ट कुशा के तहत DRDO एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बना रहा है। ये दोनों मिलकर इंडिया के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। और फिर है प्रोजेक्ट वर्षा। ये एक बेहद स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिसके तहत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के लिए एक अंडरग्राउंड बेस बनाया जा रहा है। ये इंडिया की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जबरदस्त मजबूती देगा। अब ये हिस्सा प्रीलिम्स के मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का फेवरेट एरिया है।
तो जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। डस्टलिक, इंडिया और उज़्बेकिस्तान। टाइगर ट्रायम्फ, इंडिया और यूएस। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया। सिम्बेक्स, इंडिया और सिंगापुर। एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया और फ्रांस। इंडियन इंडो कोरपैट, इंडिया और इंडोनेशिया। और एक्सरसाइज मालाबार, जो एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस शामिल हैं। एक और प्रीलिम्स बूस्टर स्लाइड, कुछ ज़रूरी संगठन और उनके फैक्ट्स। इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। और इंडिया की तरफ से इसकी नोडल एजेंसी है सीबीआई। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कब बनी? 1986 में। आयॉन्स यानी इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इंडियन नेवी की एक पहल है जो 2008 में शुरू हुई। और यूएपीए एक्ट कब का है? 1967 का। ये साल याद रखिएगा। तो चलिए एकदम तेजी से सारे की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। एएफएसपी, डिस्टर्ब्ड एरियाज में स्पेशल पावर्स, जीवन रेड्डी कमेटी ने रिपील करने को कहा। साइबर थ्रेट्स, पिग बुचरिंग, फैंटम फिशिंग, जूस जैकिंग। की एजेंसीज, I4C, सर्टेन, NCIPC। ग्लोबल ट्रीटीज, इंडिया आउटर स्पेस ट्रीटी का सिग्नेटरी है लेकिन आईकैन का नॉन पार्टिसिपेंट। डिफेंस प्रोजेक्ट्स, सुदर्शन चक्रा, कुशा और वर्षा। ये सारे पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। और अब इस ब्रीफिंग के आखिर में बारी है आपके एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करने की। आपके मेंस की तैयारी के लिए यहाँ 2 सवाल हैं। पहला AFSPA पर है, जिसमें आपको इसकी ज़रूरत का क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। और दूसरा सवाल साइबर क्राइम पर है, जिसमें आपको इंडिया के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की एडिक्वेसी पर चर्चा करनी है। इन सवालों पर सिर्फ सोचिए मत, बल्कि 250 शब्दों में एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यही असली प्रैक्टिस है।